हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में क्या चर्चा करी, पार्ट 2 में क्या चर्चा करी, उसकी परिचर्चा इस वीडियो के प्रारंभ में करते हैं, फिर अपन पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। परिचय अपन ने देखा था, बेल्जियम और श्रीलंका अपन ने देखा, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद देख लिया, बेल्जियम की समझदारी देख ली। ठीक है, यहाँ तक 4 टॉपिक अपन ने क्लियर करे। सत्ता की साझेदारी जो अपना चैप्टर है, पावर शेयरिंग, इसके 4 टॉपिक अपन ने पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट करे हैं। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व पार्ट 1 और 2 की कहानी समझा देता हूँ। क्या है अपन इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं वो बता देता हूँ। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना अपन इसमें सीख रहे हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की कथा से अपन ने प्रारंभ करा था। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी का 59% फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत डच भाषी लोग रहते हैं, 59% डच भाषी लोग रहते हैं, 40% फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं और 1% जर्मन भाषी लोग रहते हैं। तो ये स्थिति थी देश की। जाति जटिलता बहुत अधिक पाई जाती थी। ठीक है, किस देश में? बेल्जियम देश में। ऐसा ही एक और देश भारत के यहाँ पर भी पाया जाता है। तमिलनाडु के दक्षिणी जो इलाका है उससे 1 किलोमीटर दूर के इलाके में एक क्षेत्र और पाया जाता है श्रीलंका के नाम से। उसमें भी इसी प्रकार का जाति जटिलता पाई जाती है। उसमें क्या था भाई कि 74% सिंहली जो जाति थी, सिंहली सामाजिक समूह था, वो पाया जाता था। और अपने 18% जो लोग, कुल आबादी का 74% तो कौन, सिंहली जो सामाजिक समूह था वो पाया जाता था और 18% तमिल भाषी लोग पाए जाते थे। तो यहाँ पर भी जटिलता थी। अब यहाँ की जो सरकारें थी वो इस जटिलता को किस प्रकार से दूर करती, यानी उनको एक तरीके से व्यवस्था भी बनाकर चलनी थी। दोनों ही मतलब जितने भी सामाजिक स्थल हैं, जितने भी सामाजिक समूह हैं, उनके बीच में जो बराबरी, बैलेंस कायम करके चलना था। जो सिंहली वाले कहते हैं, जैसे श्रीलंका की बात करें तो सिंहली भाषी जो लोग थे, अगर वो उनको कोई काम कराना होता और सरकार यदि सिंहली के पक्ष में है तो वो काम यदि सही है और या गलत है, उस हिसाब से, बहुमत के हिसाब से नहीं काम होना चाहिए था। ये अपन ने सीखा था। यानी बहुसंख्यवाद श्रीलंका ने अपनाया था तो उसका क्या हालत हुआ, वो असफल हुआ। और असफल हुआ तो देश में गृह युद्ध जैसी जो आतंक है वो फैल चुका था, और फैल गया तो वो बर्बाद हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम ने समझदारी करी, जो अपन ने पार्ट 4 में अपन ने, मतलब चौथा जो बिंदु है अपना, इसमें देखा था बेल्जियम की समझदारी। तो बेल्जियम की क्या समझदारी थी इस स्थिति में? उसने क्या करा, बेल्जियम ने सबसे पहले क्या करा कि जो भी उसके संसद था, जैसे सरकार थी, तो केंद्रीय सरकार में उसने क्या करा, मंत्रियों की जो संख्या थी, फ्रेंच भाषी मंत्री और डच भाषी जो मंत्री, उनकी संख्या बराबर रखी, ताकि ये सांसद में, जो पार्लियामेंट है, उसमें जो भी कानून आए वो क्या हो, बिल्कुल बराबर की स्थिति में पास हो। ठीक है, जो भी नए कानून बन सके वो बिल्कुल सही बन सके मतदान के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार से उसने 4 प्रकार के अपने बदलाव करे थे, व्यवस्था करी थी। वो अपन ने पार्ट 2 में पढ़ लिया था। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने तमाम मित्रों के साथ शेयर करना है, ताकि अपना चैनल आगे बढ़ सके और मैं भी इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो डाल सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं, एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन उसकी एक एक लाइन को समझेंगे, उसके बाद नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, लिख रखा है, इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में
दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी खोल सकते हैं और यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। यानी सत्ता के बंटवारा यानी जो पावर है उसके शेयरिंग में, यदि उसकी शेयर करना है, उसको शेयर करना है, बांटना है, उसका बंटवारा करना है, तो उसके पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। तर्क यानी स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, वक्तव्य दिए जा सकते हैं। पहला जो वक्तव्य तर्क है वो है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है। पहला जो वक्तव्य क्या है, सत्ता का बंटवारा जो है वो कैसा है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है कोई दिक्कत? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बहुत बढ़िया। अंदेशा मतलब क्या होता है? फियर। क्या होता है भाई? फियर। फियर यानी डर कम हो जाता है। ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था कि इसमें बेल्जियम और श्रीलंका की कथा में। बेल्जियम में क्या हुआ, हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि बेल्जियम ने सत्ता का बंटवारा किया, मतलब पावर को शेयर करा। किसी एक समुदाय ने क्या नहीं करा, उस पावर को यूटिलाइज नहीं करा, उस पावर का उपयोग करके जो अल्पसंख्यक लोग थे, यानी जर्मन भाषी और फ्रेंच भाषी जो लोग समुदाय था इनका, उनके ऊपर क्या नहीं करी, उनके ऊपर अपनी जो इच्छाएं थी वो नहीं थोपी। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो श्रीलंकाई थे, श्रीलंकाइयों ने क्या करा, वहाँ पर जो सिंहली समुदाय था, सिंहली जो कम्युनिटी थी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी जो सरकार बनी तो उस सरकार ने सिर्फ अपने ही लोगों को क्या करा, सपोर्ट करा, अपनी ही जो इच्छाएं थी वो थोपी किनके ऊपर, तमिल भाषियों के ऊपर। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये ही निकला कि उस श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रारंभ हो गया और गृह युद्ध हुआ। और वो गृह युद्ध ने इस प्रकार तक, उस गृह युद्ध का इस भयानक परिणाम हुआ कि लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, आर्थिक स्थिति खराब हो गई पूरे देश की। तो इस प्रकार के परिणाम हमारे को देखने को मिले थे कि जब कोई देश सत्ता के बंटवारे को अहमियत नहीं देता है, महत्व नहीं देता है, उसको नज़रअंदाज करता है और देश को चलाता है किसके आधार पर? बहुसंख्यकवाद के आधार पर, तो परिणाम बिल्कुल विपरीत होते हैं, देश बर्बाद हो जाता है। श्रीलंका ने कुछ इसी प्रकार से करा। श्रीलंका ने सत्ता के बंटवारे की जो कंसेप्ट था, अवधारणा थी, उसका प्रयोग ना करके बहुसंख्यकवाद की जो अवधारणा थी, कंसेप्ट था, उसका पालन करा। और उसका पालन करके श्रीलंका देश ने अपने आप को बर्बाद करा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम ने क्या करा, सत्ता की क्या करा, साझेदारी करी, बंटवारा करा, सत्ता को बांटा। डच वाले, फ्रेंच वाले दोनों ने हाथ मिलाए और बोले तुम भी बराबर का हिस्सा रखो, मैं भी बराबर का हिस्सा रखता हूँ। इसी कारण बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, जब यूरोपीय संघ बना था, याद हो मैंने आपको लास्ट में बताया था पार्ट 2 के, तब जब यूरोपीय संघ बना था तो वहाँ यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय था वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स, बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ रखा गया। क्योंकि बेल्जियम ये सर्वप्रथम उदाहरण था इस चीज़ का, किसका? सत्ता के बंटवारे का सर्वप्रथम जो उदाहरण था, अच्छा उदाहरण, सफलतापूर्वक उदाहरण, वो किसका था? बेल्जियम का था। इसलिए यहाँ एक बात कही जा रही है कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला जो तर्क है वो क्या दिया जा सकता है कि सत्ता का बंटवारा कैसा है? ठीक है। सत्ता का बंटवारा कैसा है भाई? ठीक है। बहुत अच्छे। क्यों ठीक है? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों यानी विभिन्न सोशल जो ग्रुप्स हैं, यानी बेल्जियम के स्तर पर देखें, बेल्जियम की कहानी में जाएं तो बेल्जियम की कहानी में जो विभिन्न सामाजिक समूह थे वो कौन थे? डच भाषी थे, फ्रेंच भाषी थे, जर्मन भाषी थे। तो इन विभिन्न सामाजिक समूह में क्या होता है? बीच के टकराव, यानी इनमें लड़ाई ना हो जाए, इसका जो डर होता है वो कैसा हो जाता है भाई? कम हो जाता है, यदि हम सत्ता का बंटवारा कर दें। ठीक है। आगे लिखा है, चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर
हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। स्थायित्व के लिए यानी स्टेबिलिटी के लिए, यानी वो स्थिर रह सके, उसके लिए क्या है, अच्छा है। लिख रखा है सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, यानी इनस्टेबिलिटी का रूप ले लेते हैं। टकराव यानी उनमें यदि थोड़ा सा भी मतभेद है, हमने श्रीलंका में देखा था, है ना, जब सिंहली वालों ने महाविद्यालयों और सरकारी जो दफ्तर थे उनमें अपने ही लोगों का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तब जो तमिल भाषी लोग थे उनके मन में बेगानापन उत्पन्न हो गया था, है ना, बेगानापन उत्पन्न हो गया था सरकार के विरुद्ध। और वो सोच रहे थे सरकार, हमारी जो सरकार है वो अपने ही लोगों को कोई सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर सिंहली जो समुदाय था और जो तमिल भाषी समुदाय था, इनके बीच में टकराव पैदा हो गया था। और टकराव पैदा हो गया था तो यहाँ पर लाइन आ रही है, टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें क्या आ जाती है, फूट डल जाती है कि भाई हमारी पार्टी आएगी, हमारी पार्टी आएगी। मतलब सियाली वाले बोलते हैं हमारी सत्ता रहेगी और यहाँ पर तमिल भाषी बोलते हैं हमारी सत्ता रहेगी। इसी कारण तो हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर कि जो तमिल भाषी सिंहली वालों से नाराज़ होकर उन्होंने क्या ऐलान कर दिया था कि हमारी एक सरकार होगी, तमिल भाषियों की एक कैसी होगी, स्वतंत्र इलम होगा। इलम जानते हो ना, इलम मैंने आपको बताया था तमिल भाषी एक शब्द है जिसका मतलब होता है सरकार। तो हमारी एक स्वतंत्र सरकार होगी जो जिसमें क्या होगा कि क्षेत्र के जो स्वायत्तता है, क्षेत्रीय स्वायत्तता है, उसमें छूट दी जाएगी, है ना। महाविश्वविद्यालयों और जो अपने सरकारी दफ्तर हैं उसमें हमारे जो समाज के लोग हैं उनको छूट दी जाएगी। इस प्रकार के विभिन्न बातें अपन ने पार्ट 2 में देखी थी श्रीलंका के अंदर के। तो टकराव का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस प्रकार का टकराव, ठीक है, जो कि आगे बढ़ के हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी, है ना, टिकना, एक जगह टिकना जिसे अपन कहते हैं। आगे लिख रखा है बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। क्या लिख रखा है एक बार वापिस से देखेंगे। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को, बहुसंख्यक समुदाय यानी वह समुदाय जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, उसकी इच्छा बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। तात्कालिक तौर पर यानी कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन कुछ तात्कालिक तौर पर यानी कुछ समय के लिए लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यानी भविष्य के लिए यह देश की अखंडता का मतलब कौन बताएगा, इंटीग्रिटी। अखंडता मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, यानी देश की एकता के लिए घातक हो सकता है, यानी बुरा हो सकता है। ठीक है, क्या बुरा हो सकता है, देखिए यहाँ लिख रखा है बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना, है ना। जिस प्रकार से श्रीलंका ने किया था, श्रीलंका ने क्या करा था, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन था, सिंहली भाषी जो समुदाय था, सिंहली भाषा जो बोलता था वो एक बहुसंख्यक समुदाय था। उसने अपनी इच्छा जो थी वो किसके ऊपर थोपी थी, अल्पसंख्यक समुदाय जिसका नाम था, कौन बताएगा भाई, तमिल भाषी। ठीक है, तमिल समुदाय जो था उस पर अपनी इच्छाएं थोपी, और सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ, उनके साथ ये हुआ कि दोनों में टकराव बढ़े, और टकराव बढ़े तो देश की अखंडता घातक हुई, अखंडता पर चोट लगी और देश बर्बाद होकर रह गया। ठीक है, ये अपन ने कहानी लिखी थी। आगे लिख रखा है बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता। यहाँ पर ये लाइन कहती है कि बहुसंख्यकों का आतंक यानी जो उनकी
बुरी नीतियां हैं, बुरी जो बर्ताव वो करते हैं, बहुसंख्यकों का जो बुरा बर्ताव है सिर्फ अल्पसंख्यकों यानी जिनकी संख्या कम है उनके लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्योंकि हमने देखा था श्रीलंका में सिंहली सरकार थी, है ना, और सिंहली बिना सोचे समझे अपनी बड़ी संख्या के आधार पर गलत गलत कानून लाए जा रही थी, गलत गलत नीतियाँ बनाई जा रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो तमिल भाषी लोग थे उनको बुरा लगा और उन्होंने क्या स्टेप उठाया कि जो सरकार है, जो सत्ता में सरकार है श्रीलंका में, जो सरकार थी उस समय जो किसकी थी, सिंहली भाषी की, उसको तोड़ा जाए। तो यहाँ पर किसका बुरा हुआ, यहाँ पर सिंहली भाषी जो सत्ता में थे पहले से, वो चाहते तो क्या कर सकते थे, समान अवसर दे सकते थे दोनों समुदायों को, लेकिन उन्होंने ऐसा ना कर अपने समुदायों को क्या दिया, सहारा दिया, सपोर्ट करा। तो इसके कारण क्या हुआ, दूसरा जो समुदाय था, तमिल भाषी जो समुदाय था, उसको बुरा लगा और उन्होंने उस सरकार पर अटैक करा, और सरकार पर अटैक करा तो सरकार भी टूट गई, और सरकार टूट गई तो वही ऐलाब हो गया, असफलता हो गई, बुरे परिणाम मिले अपन को। अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है ना, बन गया ना सिंहली वालों के लिए बर्बादी का कारण, वो खुद भी बर्बाद हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपना कंप्लीट, बहुत बढ़िया। आगे लिख रखा है सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता का जो बंटवारा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। जहाँ पर लोकतंत्र चलता है, जहाँ डेमोक्रेसी चलती है, वहाँ पर सत्ता का बंटवारा होना ही चाहिए। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ तो वहाँ की जो स्थिति है बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो लोकतंत्र के मायने से, लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर जनता ही बहुसंख्यक लोगों की पार्टी में चली जाएगी, यानी जनता का आधा मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा एक समुदाय का है और जो शेष भाग है वो कम अल्पसंख्यक लोगों का समुदाय है, तो जो बहुसंख्यक जो जनता है वो किसको चुनेगी, अपने समुदाय वालों को चुनेगी। और इस स्थिति में यदि जो चुनी गई सरकार है वो भी यदि सत्ता के बंटवारे का क्या नहीं करती, पालना नहीं करती है, तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति आ सकती है। इसका आकलन आप श्रीलंका की कथा में देख सकते हैं। श्रीलंका का परिणाम आप जाकर देख सकते हैं कि उनका परिणाम क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध में बहुत सारे परिवार बिछड़ गए, आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, और श्रीलंका का जो स्तर था आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सुदृढ़ था, अच्छा था, स्वच्छ था, लेकिन वो गिरकर उसका जो स्तर लेवल जो था वो नीचे आ गया, ये अपन ने देखा था। तो यहाँ लिख रखा है सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2 तर्क हैं सत्ता के बंटवारे के लिए। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क थे। पहला तर्क कि सत्ता का बंटवारा सही है, और दूसरा तर्क अब अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा तर्क क्या कहता है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है, कहीं ज़्यादा गहरी है पहली बात से, यानी डीप बात है, ध्यान से समझना। लिख रखा है सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अंडरलाइन करें इस बात को, मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। दूसरा जो वक्तव्य है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपके समक्ष है। वो क्या लिख रखा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। समझ रहे हो, शरीर है लोकतंत्र, ये जो मेरा शरीर दिख रहा है ये है लोकतंत्र। अब ये जो शरीर है वो कब चल पाएगा, क्या दिमाग से चल पाएगा, क्या ऑक्सीजन लेने से चल पाएगा, नहीं, ये किससे चलता है, आत्मा से। अपन बोलते हैं ना जब मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा निकलने का मतलब क्या है, एक शरीर है मेरे पास और एक शरीर है सिर्फ एक जिसमें आत्मा नहीं है, और एक शरीर है मेरे पास जिसके अंदर आत्मा है। बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा काम करेगा, आत्मा वाला शरीर या बिना आत्मा वाला शरीर। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बोलेंगे सर आत्मा वाला शरीर बहुत अच्छा काम करेगा, वो सोच भी सकता है, वो काम भी कर सकता है, और वो अपना हर एक काम कर सकता है, और अपने लिए भी काम करेगा और दूसरों के लिए भी काम भी करेगा। तो ये इतने अच्छे तरीके से एक शरीर वाला
शरीर के अंदर जो आत्मा है वाला व्यक्ति मनुष्य काम कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं है वो व्यक्ति निर्जीव है, शरीर होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। ध्यान समझना, ये जो शरीर है ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। जब तक इस शरीर में सत्ता की साझेदारी की आत्मा नहीं होगी, जब तक ये शरीर ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या डीप बात है? मैंने पहले ही कहा, बुक वाले ने कह दिया कि इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। तो इस कहीं ज़्यादा गहरी बात को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एक शरीर है जो कि लोकतंत्र है, और जब तक इस शरीर में सत्ता की साझेदारी की आत्मा नहीं फूंकी जाएगी, सत्ता की साझेदारी की आत्मा नहीं होगी, जब तक ये शरीर निर्जीव रहेगा। और जैसे ही इसके अंदर वो आत्मा घुस जाएगी तो ये अनंत कार्य कर सकता है, बहुत असीमित कार्य कर सकता है, बहुत अच्छे कार्य भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ समझना बातों को। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, पावर शेयरिंग आत्मा है, सोल है किसकी? डेमोक्रेसी की। समझना बात को। आगे लिख रखा है लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर्रे से रहें। लोकतंत्र क्या है? एक शासन व्यवस्था है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, भारत में लोकतंत्र चलता है, श्रीलंका में लोकतंत्र चलता है, बेल्जियम में लोकतंत्र चलता है ना। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन चाइना में क्या चलता है? समाजवादी चलता है, समाजवाद चलता है। तो वहाँ पर ये एक अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाएं होती है। अधिकांश आप देखेंगे तो लोकतंत्र ही चलता है हर जगह, है ना। जैसे चाइना में लोकतंत्र नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि चाइना में समाजवाद चलता है, उसकी एक अलग व्यवस्था होती है। यदि आगे की कक्षाओं में अपन को पढ़ने का मौका मिला तो अपन समाजवाद के विषय में भी जानेंगे कि समाजवाद की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। अभी हाल फिलहाल के लिए अपन ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो क्या है। लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है, पहले तो ये समझो लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, यानी शासन की व्यवस्था है, शासन करने की व्यवस्था है। शासन करना यानी क्या होता है? राज करने की व्यवस्था है ना। तो ये राज करने की एक व्यवस्था है, सरकार चलाने की एक व्यवस्था है। शासन को अपन सरकार भी कहते हैं, ध्यान से समझना, है ना। शासन व्यवस्था के अंतर्गत बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर्रे से रहें। अच्छा भाई, एक शब्द आ रहा है मेरे पास, डर्रे। डर्रे का मतलब क्या होता है? डर्रे का मतलब होता है मार्ग में रहें, इसी परंपरा में रहे, इसी प्रणाली में रहे। ध्यान से समझना बातों को। डर्रा मतलब समझ लेना, ये ऐसा एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है। 2017 का पेपर खोल के देखना है, 2021 का पेपर खोल के देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का। इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा एज इट इज़ प्रश्न, लाइन टू लाइन प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या क्यों कर कर, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है लोकतंत्र का मतलब क्या है बताओ, तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में, यानी लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर्रे से, यानी इसी परंपरा में रहें, इसी प्रणाली में रहें, इसी मार्ग पर चलें। कितने बड़ हो गए? डर्रे का मतलब क्या क्या हो गया? मार्ग हो गया, प्रणाली हो गई, पद्धति हो गई, परंपरा हो गई। समझ रहे हो? चार चार मतलब दीजिए डर्रे के, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, चलिए। मतलब यहाँ पर मतलब है क्या? बेल्जियम और फिर से श्रीलंका की कथा को समझें तो श्रीलंका में क्या हुआ? लोकतंत्र की शासन व्यवस्था चलती थी। श्रीलंका लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का पालन करता था, लेकिन वो एक ऐसा देश था जिसमें सत्ता की साझेदारी की आत्मा नहीं थी। यानी वो शरीर तो था लेकिन उसमें आत्मा नहीं थी। समझ रहे हो बात को? श्रीलंका एक शरीर तो था लेकिन उसमें आत्मा नहीं थी, और आत्मा नहीं थी तो वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया, वो मर गया। मर गया क्या अर्थ? यानी वो बिखर गया, उसकी अखंडता
टूट गई, वो खंडतः बिखर गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन बेल्जियम लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को पालना करता था, यानी बेल्जियम में लोकतंत्र भी था और लोकतंत्र के साथ साथ उसकी आत्मा भी थी। और आत्मा क्या थी? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी की आत्मा बेल्जियम में थी, तो बेल्जियम सफल हुआ। और बेल्जियम सफल हुआ तो उसके परिणाम आपको दिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ जब बनाया गया था तो यूरोपीय संघ के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को क्या चुना? अपना मीटिंग स्थल चुना। मीटिंग स्थल यानी अपना जो पार्लियामेंट था, संसद था, वो चुना। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक एक बात समझ में आ रही होगी आपके, आशा करता हूँ। इसलिए आगे लिख रखा है, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया बात, प्रश्न आ सकता है, वैध सरकार किसे कहते हैं? लीगल गवर्नमेंट। व्हाट इज लीगल गवर्नमेंट? क्या कहेंगे आप? वैध सरकार वह सरकार जिसमें लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सभी जो शासन व्यवस्था है, जैसे कि समझिए, मोटे मोटे तौर पर समझिए, बेल्जियम था। बेल्जियम में कितने शासन मतलब कितने समूह पाए जाते थे? कितनी कम्युनिटियाँ पाई जाती थी? 3 कम्युनिटियाँ पाई जाती थी साहब। कौन कौन सी? पहली कम्युनिटी थी डच कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी फ्रेंच कम्युनिटी, तीसरी कम्युनिटी जर्मन कम्युनिटी। ये 3 कम्युनिटी पाई जाती थी। तो तीनों कम्युनिटी जब शासन व्यवस्था में भागीदारी निभाएंगी और शासन व्यवस्था में जुड़ेंगी, तो यही जब इस प्रकार की जो सरकार बनेगी ना, वही वैध सरकार कहलाएगी। तो यानी अपन इसको ढंग से समझना चाहे सरल भाषा में, तो क्या कहेंगे? वह सरकार जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं तथा अपनी भागीदारी निभाते हैं। अपनी भागीदारी निभाते हैं यानी तू भी ये काम कर, मैं भी ये काम करता हूँ। ठीक है, एक काम को तू भी कर, इसमें भी तू भी भागीदारी निभा, मैं भी भागीदारी निभाता हूँ। एक एक मत खाओ, ठीक है, मैं अकेला इसको खा लेता हूँ, तू मत खा। शेयर करो, पावर को शेयर करो। यदि कोई चीज़ है मेरे पास तो मैं खुद ना खाकर अपने भाई से शेयर करूं, अपनी मम्मी से शेयर करूं, अपने पापा से शेयर करूं। ये जो प्रणाली है, ये शेयरिंग यानी भागीदारी कहलाती है। तो इसी प्रकार से लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में जो सत्ता होती है वो एक प्रकार का फल है, और इस फल को किसी एक व्यक्ति द्वारा भोग नहीं किया जा सकता, किसी एक व्यक्ति द्वारा खाया नहीं जा सकता। यदि एक व्यक्ति द्वारा इस सत्ता के फल को खा लिया गया तो जो दूसरे लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। भाई हमारे को क्यों नहीं मिला ये फल, तो इस प्रकार से लड़ाई हो जाएगी। लेकिन वैध जो सरकार है, एक लीगल जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करेगी? सत्ता का जो फल है, वो जो जितने भी मेंबर हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उस देश में, उन सबको थोड़ा थोड़ा देगी, और थोड़ा थोड़ा देकर सब उसका भोग करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रेम भाव बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी और देश की अखंडता को भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रभाव पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो देश को एक उन्नत स्तर तक लेकर जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन 2 तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक परक कह सकते हैं। क्या कहा हमने? 2 तर्क मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क हम कह सकते हैं। पहला जो तर्क था वो था कि सत्ता का बंटवारा सही है, ठीक है, पहला तर्क। दूसरा तर्क ये था कि सत्ता का लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में जो लोकतंत्र की आत्मा है वो सत्ता की साझेदारी है। ये 2 तर्क थे। अब इसमें से जो पहले वाला तर्क था ना कि सत्ता की जो साझेदारी है वो ठीक है, तो वो जो तर्क था उसको हम युक्तिपरक कहते हैं। युक्तिपरक तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्तिपरक तर्क। युक्तिपरक को वैसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल। क्या कहते हैं? रैशनल।
लेकिन हिंदी में इसका यदि अपन मतलब निकालना चाहे तो युक्तिपरक का मतलब होता है समझदारी का तर्क, है ना, समझदारी का तर्क। मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको, देखिए लिख रखा है, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला क्या कहलाता है, युक्तिपरक। यानी इसमें लाभ हानि के आधार पर देखते हैं, यानी यदि युक्तिपरक जो तर्क है, यानी जो पहला तर्क था सत्ता की साझेदारी के पक्ष में, जो पहला तर्क था वो क्या था कि भाई सत्ता की साझेदारी ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यदि मैं इस तर्क को, इस स्टेटमेंट को यदि किसी देश पर लागू करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है, मेरे पास आउटपुट क्या आता है, यानी मेरे पास कैसी स्थिति आती है, अच्छी स्थिति आती है, लाभ वाली स्थिति आती है तो सही है, और नहीं आती है तो फिर मैं इसको क्या नहीं करूँगा, लागू नहीं करूँगा। तो इस प्रकार की युक्ति बनाना, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी यानी रणनीति बनाना क्या कहलाता है, युक्तिपरक तर्क कहलाता है। युक्तिपरक तर्क यानी युक्तियाँ बनाकर, यानी भविष्य में इसका लाभ होगा या हानि होगी, इस प्रकार का जो तर्क बनता है वो क्या कहलाता है, युक्तिपरक तर्क कहलाता है। ठीक है, तो वो जो तर्क था युक्तिपरक तर्क कौन सा था कि सत्ता की साझेदारी ठीक है, सत्ता का जो बंटवारा है वो ठीक है, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, बंटवारा और साझेदारी मोटे मोटे तौर पर इन दोनों का मतलब एक जैसा ही है। साझेदारी यानी होता है शेयरिंग करना, बंटवारे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक ही बात है वो। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने का वो नहीं है मुद्दा। आगे लिख रखा है, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्टा होता है, उलट होता है। यानी पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है, यानी इसके उल्टा होता है। यानी जो अपना दूसरा वाला तर्क था, दूसरा वाला तर्क क्या था कि लोकतंत्र की आत्मा जो है सत्ता की साझेदारी है। दोनों ही तर्क सही हैं, दोनों ही तर्क जो हैं सही हैं और बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दोनों तर्कों को बांट दिया गया है उनका जो सोचने का तरीका है उसके आधार पर, उनको जो उनका अर्थ निकालने का जो तरीका है उनके आधार पर। एक तर्क था कि सत्ता का जो बंटवारा है वो ठीक है, ये एक युक्तिपरक तर्क था। किस प्रकार से युक्तिपरक तर्क था, क्योंकि इस तर्क में क्या है, यदि मैं इस तर्क को किसी देश पर लागू करता हूँ तो मुझे जो आउटपुट है क्या वो लाभ यानी प्रॉफिट में मिलेगा या फिर लॉस में मिलेगा। अगर प्रॉफिट में मिलेगा तब तो जाकर मैं इसको किसी देश पर इम्प्लीमेंट करूं यानी लागू करूं, तब तो जाकर मैं लागू करूंगा। यार आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तभी तो आप उस चीज़ को खरीदोगे, या अच्छी नहीं लगेगी तब भी खरीद लोगे अपना। वो तो ये स्थिति तो जब ही आएगी जब आप बिल्कुल क्या हो, सजग हो, 100% आपको पता हो कि मैं जो खरीदूंगा सही खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, अधिकांश लोग यही करेंगे कि जो अच्छी चीज़ होगी उसी को ही खरीदेंगे। तो वो ही यहाँ पर युक्तिपरक तर्क कहलाता है। जब आप इस प्रकार की जब सोच कर कोई चीज़ खरीदते हो ना, तो वो एक प्रकार की युक्तिपरक सोच होती है ना। लेकिन जब उस सोच को आप किसी पृष्ठ पर लिख दोगे, एक पन्ने पर लिख दोगे, तो वो युक्तिपरक तर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो लिख रखा है वो यही है कि इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक परक कहते हैं। अब पहले ये समझ लीजिए, युक्तिपरक को मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया, बुक में क्या लिखा है उसको समझ लें। लिख रखा है युक्तिपरक, जिसे हम समझदारी का तर्क, लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। जो युक्तिपरक तर्क है वो किस पर जोर देता है, लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। यानी जैसा जो रिजल्ट है वो लाभकारी आएगा, तो ऐसा सोचकर कि रिजल्ट जो आएगा, यदि मैं इस तर्क को इम्प्लीमेंट करता हूँ और रिजल्ट जो आया पॉजिटिव आया, प्रॉफिटेबल आया, तो मैं क्या करूँगा, वो जो तर्क कहलाता है वो क्या कहलाता है, युक्तिपरक तर्क कहलाता है। यानी युक्तिपरक जो तर्क है वो लाभदायक परिणामों पर जोर देता है, यानी प्रॉफिटेबल रिजल्ट पर क्या करता है, जोर देता है कि प्रॉफिटेबल रिजल्ट आने चाहिए, पहली बात।
जबकि नैतिक तर्क, जो नैतिक तर्क होता है वो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। सर ये अंतर्भूत महत्व क्या होता है? अंतर्भूत यानी गहरे महत्व को बताता है। किसको? गहरे महत्व को बताता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया लोकतंत्र की आत्मा, है ना। दूसरा तर्क यही तो था कि लोकतंत्र की आत्मा सत्ता का बंटवारा है। ठीक है, ये लोकतंत्र की ये दूसरा जो तर्क था अपने पास वो था। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपके? चलिए, इतना समझ में आ गया तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन ने सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करा। इसमें अपन ने क्या देखा? सत्ता की साझेदारी का जो टॉपिक था उसमें अपन ने क्या देखा? दो प्रकार के पक्ष थे। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क थे। पहला तर्क कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का जो भय होता है, टकराव का जो अंदेशा होता है, वहाँ एक वर्ड आया था अंदेशा होता है, वो बहुत कम हो जाता है यदि हम सत्ता को बांट देते हैं। दूसरी जो तर्क अपन ने पढ़ा वो तर्क था कि भाई सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की आत्मा है। इतना समझ लिया हमने। अगर हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली, बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिए, वैसे तो दो ही चीज़ें समझी अपन ने, दो तर्कों को समझा है। अब बात आती है इम्प्लीमेंट की। यदि अपने सामने कोई प्रश्न आ गया तो अपन किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे उसकी। तो यहाँ लिखा है क्या समझा क्या जाना। इसके अंतर्गत एक प्रश्न आता है आपके पाठ्य पुस्तक में, ये एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। एनीते एक लड़की का नाम है शायद तक। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। ठीक है, और लिखा है सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। मतलब ये एक पहली स्थिति हो गई। जस्ट अ मिनट, ये पहली स्थिति हो गई। ठीक है, पहली स्थिति को आप क्या कर सकते हो? पहली स्थिति को आप, मेरी बात सुनिए, ठीक है, यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन करके रखो। पहली स्थिति को मैं रेड मार्क से कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। अब अपन ब्लू कलर लेते हैं और उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं। जो सेल्वी है वो भी तमिल भाषी हैं और उसके दोस्त हैं वो भी तमिल भाषी हैं, और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। और इनके जो माता पिता हैं ना, वो भी पढ़ाई का जो माध्यम है, यानी स्कूल की जो पढ़ाई का माध्यम है, वो भी कैसा रखना चाहते हैं? तमिल में ही रखना चाहते हैं। तो प्रश्न अब उठता है, प्रश्न लिख रखा है, कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? प्रश्न आया। देखिए, मैं तो इसका उत्तर देने ही वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ पर पॉज करिए अपनी वीडियो को और अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपने समझा उसके आधार पर। गलत हो सही हो कैसा भी हो, बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप। फिर मैं देखूँगा और जिसका सही होगा उसको मैं शाबाशी दूंगा और जिसका गलत होगा उसको मैं संबोधन और प्रेरणा दूंगा कि भाई अगली बार इसे ढंग से करना है, उसको प्रेरित करूँगा मैं। ठीक है, हार्ट दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, सही उत्तर आपके दिमाग पर आपने जो समझा उसी के आधार पर है। एनीते है, वो बेल्जियम के उत्तरी इलाके में रहती है और वो एक डच माध्यम, जैसे एक होता है हिंदी माध्यम और एक होता है इंग्लिश माध्यम, तो एनीते जो है वो एक डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर अधिकांश डच भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यार भाई मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ, तो मुझे इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ाई जाएगी। बात समझो आप, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी? मेरे अधिकांश लोग चाहते भी हों कि इंग्लिश पढ़ाई जाए, हिंदी मीडियम स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो क्या उनकी ये जो तर्क है, उनकी जो ये इच्छा है, क्या पूरी हो सकती है क्या? एक हिंदी माध्यम स्कूल है और उसके अंदर आप इच्छा कर रहे हो कि हमारे को इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो क्या यह तर्क कहीं हद तक सही तक जा सकता है? आप बोलेंगे सर ऐसा बेतुका सवाल कैसे हो सकता है?
हैं। हिंदी माध्यम स्कूल और अंग्रेजी माध्यम स्कूल इसलिए तो बनाए जाते हैं कि जिसकी इच्छा इंग्लिश मीडियम, मतलब जिसको इंग्लिश पढ़नी हो वो इंग्लिश माध्यम स्कूल में जाए, और जो हिंदी माध्यम स्कूल में जाना चाहता है वो हिंदी माध्यम स्कूल में जाए। यानी जो हिंदी पढ़ना चाहता है वो हिंदी में जाए, अपनी जो पढ़ाई है वो हिंदी में करना चाहता है तो वो हिंदी माध्यम में जाए, और जो अपनी पढ़ाई इंग्लिश में करना चाहता है वो अपने हिंदी माध्यम स्कूल में जाए। तो इसी प्रकार से अनीते की भी स्थिति है। अनीते की क्या स्थिति है कि अनीते जो है वो डच माध्यम में पढ़ती है, और उसके अधिकांश जो मित्र हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई हो वो फ्रेंच भाषा में हो। तो आप बताइए ये संभव है क्या? नहीं है ये संभव। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है वो ये काम कर सकती है कि जिनको फ्रेंच भाषा में अपनी पढ़ाई करनी है वो उनके लिए एक फ्रेंच माध्यम का स्कूल अलग बनवा दें, और जिनको डच भाषा में पढ़ाई करनी है वो एक डच माध्यम में पढ़ते रहें। सरकार यहाँ पर ये काम कर सकती है ना। बाकी ये संभव नहीं हो सकता कि एक डच माध्यम वाले स्कूल में आप फ्रेंच भाषा पढ़ाएं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप हिंदी नहीं पढ़ा सकते। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप साइंस की जो बुक होगी वो इंग्लिश मीडियम में ही होगी। अगर विद्यार्थी चाहते हैं कि हमको हिंदी में पढ़नी है तो वो अपने आप से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश माध्यम स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो कभी भी आपको हिंदी की पुस्तकें नहीं पढ़ाएगा। हिंदी की पुस्तकों से ये मत निकाल लेना कि भाई हिंदी की बुक, साइंस की जो बुक है वो आपको हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, वो मैथ्स की जो बुक है वो आपको हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, वो सामाजिक की बुक है वो हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, वो आपको पढ़ाएगा किसमें? इंग्लिश मीडियम में। यदि आप इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं तो कोई भी टीचर आपको हिंदी माध्यम में इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ाएगा। इसी प्रकार से अनीते की स्थिति है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि कौन सी सरकार अनीते और सेल्वी की माता की इच्छा पूरी कर सकती है। तो सरकार इस स्थिति में क्या कर सकती है कि अलग अलग माध्यम बनाकर, अलग अलग माध्यम के स्कूल बनाकर उनको बच्चों को वहाँ पर डाल सकती है। पहली स्थिति अनीते की कंप्लीट होती है। बात क्लियर? चलिए अब बात आती है सिल्वे की। तो सिल्वे क्या कहती है? सॉरी सिल्वे नहीं, सैल्वी। तो सैल्वी क्या है? सैल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है ना। और वह और उसके स्कूल, मतलब वो सैल्वी और उसके जो स्कूल के बहुत से दोस्त हैं वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। और उनके जो माता पिता हैं, सैल्वी के माता पिता और उनके जो दोस्तों के जो माता पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई का माध्यम कैसा रहे, तमिल ही रखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई उल्टी बात लग रही है क्या? अब इसमें क्या है, मान लीजिए मैं हिंदी माध्यम में पढ़ता हूँ और मेरे जो अधिकांश मित्र हैं वो भी हिंदी माध्यम को समझते हैं और हिंदी माध्यम में ही पढ़ना चाहते हैं, और हमारे जो माता पिता हैं ना, मेरे माता पिता और मेरे दोस्तों के माता पिता, वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी माध्यम में पढ़ें। तो इससे सरकार को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। और ज़्यादा सफल इन दोनों स्थितियों में, जो पहली वाली स्थिति थी और जो दूसरी वाली स्थिति, इन दोनों में सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा किसकी? दूसरी वाली स्थिति की। दूसरी वाली स्थिति में कोई भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है, यानी गलत, जो उल्टा जो काम है वो नहीं हो रहा है, सब कुछ सीधे सीधे चल रहा है। ठीक है, कोई भी काम जो नीति के विरुद्ध नहीं हो रहा है। यहाँ पर नीति के विरुद्ध था, इसलिए अपन ने इसको पहले वाली स्थिति को नहीं चुना। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं कि सफलता होने का जो अधिकांश संभावना है वो तो किसकी है? सैल्वी वालों की है। यानी दूसरी जो स्थिति है वो सफलता अधिक पाएगी किसकी तुलना में? पहली वाली स्थिति की तुलना में। ठीक है, क्यों पाएगी? क्योंकि ये नीति के विरुद्ध नहीं है, पहली बात। ठीक है, इसमें सत्ता का जो बंटवारा है, मतलब इसमें जो आप सत्ता के बंटवारे, यानी इतना हार्ड वर्ड की यूज़ मत करो, आप तो सिंपल से समझो कि इसमें जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। मतलब सभी जो लोग हैं वो एक ही चीज़ को चाह रहे हैं और सही चीज़ को चाह रहे हैं, सही मत को चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा सवाल था जो आप पर मैं आपके एनसीईआरटी का था, क्या समझा क्या जाना प्रोग्राम के तहत मैंने आपको बता दिया। अब इस टॉपिक के नोट्स तैयार कर लेंगे फटाफट से। चलिए, अब नोट्स आपके समक्ष लिख रखे हैं
ये नोट्स आपको पूरा जो टॉपिक है उसको एक ही बारी में रिमाइंड कराने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। नोट्स में मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं जो अपन ने सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है इसमें पढ़ा। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको नोट समझा देता हूँ क्या है। देखिए लिख रखा है सत्ता के बंटवारे के पक्ष में तर्क थे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सत्ता के बंटवारे में तर्क पढ़े थे, पक्ष में तर्क पढ़े थे। 2 तर्क थे जिनको अपन ने 2 भागों में बांट दिया गया था। 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग था युक्तिपरक तर्क और दूसरा था नीति तर्क, है ना। युक्तिपरक जो तर्क था, युक्तिपरक का अर्थ क्या होता है, युक्तिपरक मैंने यहाँ बादल में बनाकर लिख रखा है कि सत्ता के बंटवारे के लाभकर परिणामों पर जोर देता है। कौन, युक्तिपरक। और नीति तर्क क्या देता है, नीति तर्क का मतलब क्या होता है, सत्ता के बंटवारे के गहरे महत्व को बताता है ना, सत्ता के बंटवारे के गहरे महत्व को बताता है। अगर पूछ लिया जाए सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता के बंटवारे के पक्ष युक्तिपरक तर्क का क्या अर्थ है, तो आप क्या बताएंगे, ऐसा तर्क सत्ता के बंटवारे के लाभकर परिणामों पर जो जोर देता है वो युक्तिपरक तर्क कहलाता है। और नीति तर्क क्या कहलाता है, वह तर्क जो सत्ता के बंटवारे के गहरे महत्व को बताता है वो क्या कहलाता है, नीति तर्क कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो युक्तिपरक जो स्टेटमेंट था, जो तर्क था वो क्या था, वो यहाँ लिख रखा है। और वो लिख रखा है क्या है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का डर कम हो जाता है। अरे एज इट इज़ याद कर लो यार, आप समझ में तो आ ही गया है। एज इट इज़ याद कर लो। क्या याद कर लो कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा यानी डर कम हो जाता है। अंदेशा लिखोगे तो एग्जामिनर जो है उस पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डर लिखोगे तो नंबर तो पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात यहाँ होगा युक्तिपरक तर्क की। बात आती है नीति तर्क की। नीति तर्क में क्या लिख रखा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एज इट इज़ याद करना है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बहुत बढ़िया। इसमें बस आपको ये याद करना है। और एक स्टेटमेंट है वैध सरकार का जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। लिख रखा है वह सरकार जिसमें लोगों की भागीदारी के माध्यम से लोगों की अपनी, यहाँ पर एक और शब्द आएगा अपनी, ठीक है, नोट्स में लिखो तो यहाँ पर अपनी ज़रूर लिख लेना, ठीक है। चलिए, वह सरकार जिसमें लोगों की भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े होते हैं वैध सरकार कहलाती है। तो आज की वीडियो में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से 5वां जो पॉइंट था सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है उसको कंप्लीट करा। और अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक और बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में मैं करवा सकता था लेकिन वीडियो बड़ी हो चुकी है और एक कंसेप्ट एक दिन में सही है समझने के लिए। अगली वाली वीडियो में अपन अगला वाला जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक बचा है एक बार निरीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद अपन वीडियो को, हाँ ये टॉपिक बचा है सत्ता की साझेदारी के रूप। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ेंगे। सत्ता की जो साझेदारी है उसके कितने रूप हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ सत्ता की साझेदारी, है ना, समझ रहे हो, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगली वीडियो में आप जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसको आप देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।